नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद वासियों को अब जल्द ही मिलेगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा। जिला प्रशासन ने जिले की स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए डीएमएफटी मद से 90 चिकित्सकों की बहाली करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिला प्रशासन द्वारा वैकेंसी स्क्रूटनी के बाद डॉक्टर जल्द ही अस्पताल में काम करेंगे। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिले में डीएम स्तर के 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अलावा एमबीबीएस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, एमडी मेडिसिन और कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए विशेषज्ञों की बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की संभावना में इस बार चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इन सबों के लिए इंटरव्यू पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहे थे। आज इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं और ये सारे इंटरव्यू कोविड को ध्यान में रखते हुए किए गए थे कि यदि थर्ड वेव आता है तो हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड टीम होनी चाहिए, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियन की, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। और बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन आए एंड कल शाम तक इसकी रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दी जाएगी और उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर हम लोग सभी डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड कर पाएंगे। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो हमारे झारखंड, जो हमारे धनबाद में नहीं हैं, जैसे नेफ्रो के डॉक्टर हमारे पास नहीं हैं, हमारे एमडी कार्डियो सदर अस्पताल में नहीं हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरो फिजिशियन है वो नहीं हैं, ऐसे डॉक्टरों का भी चयन हुआ है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर आए हैं। स्पेशली धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से 45 प्लस उम्र वाले का वैक्सीनेशन चल रहा है, जहां आज एक साथ कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे वैक्सीनेशन कार्य थोड़ा धीमा हो गया, जिसके कारण लोगों ने हंगामा कर दिया। लोग उचित व्यवस्था की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि यहां पर 45 प्लस उम्र वाले आते हैं तो ना ही पंखे की व्यवस्था है और ना ही बैठने की। ऐसे में इस तरह घंटों लाइन में वैक्सीनेशन के लिए खड़ा होना पड़ता है। लगे हुए समझे ना, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी तंत्र एकदम बैठा हुआ है। कोई 10:30 बजे ही तो लोग आ रहे हैं। अभी सरकारी लोग माने लोग कोई टाइम टेबल नहीं, ऊपर से लाइन गया हुआ अभी बुक करने जा रहे हैं, लाइन लग के बोल रहा है कि अभी लाइन आएगा तब ना। यहाँ क्या वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। इन लोगों से पूछे, लोग बोले बिजली नहीं है, तो वैक्सीन के लिए आया ही आधा घंटा बाद इन लोग, उसके बाद बोले बिजली नहीं है। कब बिजली कब आएगा क्या पता, हम कैसे बताएं? उन लोगों से पूछिए, ऑथराइज पर्सन। हम लोग तो सिंपल सा छोटा सा नागरिक है, वैक्सीन लगाने आए हैं। कितने देर से खड़े आए हैं? हम तो 9:45 से खड़े हैं, 15 मिनट पहले। मेरा स्लॉट ऑनलाइन बुक भी किए, तो यहाँ आए तो वे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन फॉनलाइन हम लोग नहीं मानते हैं। जी ठीक है, नहीं मानते, आपका रूल है, लेकिन आए हैं तो जो समय पे आपका काम है वो कीजिए। ऑल्टरनेट व्यवस्था, कुछ प्रॉब्लम डिफॉल्ट है, उसको उपाय निकालिए। चलते अभी हम लोग वैक्सीनेशन चालू नहीं कर पा रहे हैं। लाइन की समस्या रेगुलर यहाँ पे होते रहती है। जनरेटर थी, अभी जनरेटर है नहीं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जनरेटर की सुविधा कर दी जाती है, लाइन आ जाता है तो हम लोग वैक्सीनेशन के ड्राइव को चालू कर पाएंगे। यानी लोगों को हंगामा करने का मेन कारण है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वही है क्या? वैक्सीनेशन तो चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन नहीं होगा। आप भी देख सकते हैं, पंखा नहीं चल रहा है, हम लोग कैसे काम करेंगे? बेसिक सिस्टम बंद पड़ा हुआ, आप जाके अंदर देख चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजरी घर के समीप सोमवार की देर रात मजदूर का शव मिलने के मामले में मृतक शक्ति रवानी के परिजन को मुआवजा और नियोजन देने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा मंगलवार से ही असंगठित मजदूरों के साथ आंदोलन कर रही थी। इस मामले में बुधवार को बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी कि मृतक के परिजन को 5.5 लाख रुपए के साथ सेल पीकर में नियोजन दिया जाएगा। इसके अलावा पीएफ की राशि और पेंशन भी दी जाएगी। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपये भी दिए गए, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। शक्ति रवानी सेल पीकर वर्कर एसएमएस जेबी में काम करता था। ड्यूटी करने के दरमियान
रात में उसकी मृत्यु हो गई और उसके आश्रित को मुआवजा, नौकरी, इस सब डिमांड को लेकर के कल से सारे मजदूर आंदोलन में हैं। आज पूर्व मंत्री माननीय जनेश्वर महतो जी आए, जेएमएम से टुडू जी, जीतलाल टुडू जी रहे, जेके झा जी रहे, बैजनाथ यादव जी रहे, इंदर जी रहे और सारे मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित हुए। डीएसपी मैडम आई, थाना प्रभारी थे, उनके सामने उपस्थिति में वार्ता संपन्न हुआ। अनुकंपा के आधार पर उसको 5.5 लाख रुपया मुआवजा और 50,000 रुपया उसका दाह संस्कार देने के लिए तय हुआ, जिसमें 50,000 रुपया नगद अभी भुगतान होगा। बागमती थाना परिसर में वार्ता हुई मैनेजमेंट की ओर से, उसके आश्रितों को एक म्यूजियम, ये पेंशन 6 लाख रुपये और अभी तुरंत 6 लाख रुपया और 6 लाख नहीं 5,50,000 रुपये और 50,000। बागमारा के लेढ़ी डूमर के रहने वाले आशू सिंह ने बागमारा विधायक ढोलू महतो पर जबरन जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। रैयत आशू सिंह ने बताया कि उनकी 3 एकड़ जमीन लेढ़ी डूमर मौजा में है, जिसे विधायक ने जबरदस्ती कब्जा कर उसमें 4 दीवारी कर ली है। साथ ही कुछ जमीन जबरन रजिस्ट्री करवा लिया गया है। प्रशासन से मांग है कि उनके जमीन को वापस करें या फिर बाजार रेट से जमीन का मूल्य दिया जाए। हालांकि इस मामले में विधायक ढोलू महतो का अब तक कोई बयान नहीं आया है। ढोलू महतो हम लोग को जमीन एवं मंदिर सब हड़प लिया है, बाउंड्री करके गेट लगा दिया है लेढ़ी डूमर मौजा का। उसमें बाउंड्री किया हुआ है पूरा, उसमें कोई एक बिल्डिंग भी बना हुआ है। अभी तो कुछ खुला नहीं है। वो तो बोला था कि ये खोलेंगे वो खोलेंगे, लेकिन अभी वो तो बोला था कॉलेज खोलेंगे। पहले बोला था कि अनाथ आश्रम खोलेंगे, यहाँ ये पूरा इलाका के लिए अनाथ आश्रम खोलेंगे, लेकिन वो चेंज होकर अभी बाद में बोला कि कॉलेज खोलेंगे। तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ के हम लोग पेपर ऊपर तो ये किए, तो खुला नहीं उसका, तो अभी तक तो कुछ नहीं खुला है। लगभग 3 एकड़ का जमीन था। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी प्लांट की 210 मेगावाट क्षमता वाली 3 इकाइयां बंद हो गई हैं। मशीनें पुराने होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इन इकाइयों के बंद होने से झारखंड की बिजली व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पलामू के पांकी थाना रोड स्थित जीवन रक्षा नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पांकी प्रखंड के करार गांव निवासी जसवंत भुइयां ने अपनी पत्नी सोनिया देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी में भर्ती कराया था, जहां स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने के बाद परिजनों ने मजबूरन गाँव के सहिया गीता सिन्हा व उसके पुत्र के सलाह पर पांकी के जीवन रक्षा नर्सिंग होम ले गए, जहाँ महिला के परिजनों से नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए करीब 6,500 रुपये लिए गए, जिसके बाद महिला के परिजनों को यह कह दिया गया कि बच्चा का सांस नहीं चल रहा है, जिसके बाद प्रायोजित डर बनाकर महिला का ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, लेकिन रात 11 बजे के करीब महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के अथी में सुता दिया, बोला कि नहीं से पहले वो अथी बताया, हुआ के अपना डिमांड बता दिया कि पहले आप गए कहाँ? पहले वहाँ सरकारी में। उसके बाद क्या हुआ बताइए? सरकारी में गया तो वहाँ पर हम लोग का सवेरे चेक किया, चेक करके फिर दोबारा वहाँ पर मतलब कोई वहाँ चेक नहीं हुआ वहाँ पर। इसीलिए हम लोग आसरा वाला देख के हम लोग सोचे जे भर यहाँ पर जो परेशानी उठाएगा से भर हम लोग 2 पैसा लगेगा। डॉक्टर नर्स कोई नहीं था, सब दीदी सब जिंदा लगा के कसम से हमारा तक चलिए गया, मगर उसका बोले देख के बोलने तो वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए जिंदा लगा के उन लोग चल गया, पता नहीं कहीं कहाँ। सब हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग दर्द बहुत हो रहा था, फिर हम किसी यहाँ पर थी हमारी थी, उसके साथ फोन किया उसको, फिर वो हमको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। किसके साथ? सहिया के साथ? हाँ, गीता सिन्हा नाम था। उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ तक 12 बजे तक बैठा रहे, कुछ उन्होंने किया नहीं, बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, घूमो टाइम लगेगा अभी। फिर हमें इसका दर्द होते यार दर्द बढ़ रहा था। फिर हमने सोचा ऐसा काम नहीं बनेगा, आप किसी और हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि गोलू नाम का लड़का आ गया एक, तो बोला था कि चलो मेरे साथ चलो, एक जीवन रक्षा नर्सिंग होम है एक, वो बोला कि वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा। तो वहाँ पर गए, फिर उसने हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी कर देना। बोला कोई कहाँ पर जीवन रक्षा नर्सिंग होम है? थाना के पास ही है, थाना रोड में है। रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को जीआरपी जवानों ने पौधरोपण किया।
इस दौरान स्टेशन परिसर में 30 पौधे लगाए गए। इस मौके पर जीआरपी के अधिकारी गोपाल चंद्र दत्ता ने कहा कि बंगला पग के द्वारा 30 पौधे लगाए गए हैं, जिसका मकसद वातावरण को शुद्ध रखना है ताकि लोग बीमारियों से बचे। আমাদের গাছ লাগানো আছে সেই উপলক্ষে আমরা এসেছেন, আপনারা এসেছেন বলে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি এবং আমরা আপনাদের সহযোগিতায় এবং আমাদেরও কিছু নিয়ে পড়ে আমরা যে গোটা 30 গাছ লাগালাম, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টও খুব খুশি হয়েছে এবং আমি ডিপার্টমেন্টকেও জানিয়েছি যে বাংলা পক্ষ আমাদের খুব সহযোগিতা করেছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছি, সহায়তা করেছে রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের জিআরপি। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের লম্বা সময় থাকতে পারে এরকম আমরা গাছ লাগিয়েছি। আপাতত এখনো পর্যন্ত 15টি গাছ আমরা লাগালাম খালি এইখানেই। অন্যান্য জায়গায় আমরা আরও বৃক্ষরোপণ করতে চাই, যাতে রানীগঞ্জ এবং শুধু রানীগঞ্জ নয় বিভিন্ন জায়গায় বাংলা পক্ষ বিভিন্ন জেলা। रानीगंज में NH2 को जोड़ने वाली मंगलपुर सर्विस रोड की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब है। यहाँ की सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इस मामले में 99 न्यूज़ संवाददाता जाहिद ने लोगों से बात की। यहाँ से डेली आप लोग आना जाना है? डेली आते जाते हैं, रोड की व्यवस्था खराब है। जो रोड की स्थिति देखनी हो पा रही है, तो इससे क्या घटना घट सकती है? बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है। कभी हुआ है क्या? नहीं, हमें तो हुआ नहीं कभी। मैंने क्या दाबी आप लोग, क्या होना चाहिए? रोड बनना चाहिए। क्या यहाँ पलटी मारा, दो टोटो पलटी मार दिया, दो टोटो पलटी मारा, पाँव में लग गया। में लग गया। तो आप लोग जान पे रिस्क लेके यहाँ से पार कर रहे हैं क्या? है सर। क्या होना चाहिए? ये बनना चाहिए सर। बनना चाहिए। हाँ, आप लोगों को बनना चाहिए। क्या नाम हुआ? अफरोज। क्या चलाते हैं आप? ये चारकोल चलाते हैं, चारकोल ईटा। रानीगंज के PN मालिया रोड इलाके में देर रात एक बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर और गोदाम को चोरों ने निशाना बना लिया। कंपनी के मालिक सुदीप्तो रॉय ने बताया कि आज सुबह जब उनके कर्मचारी दुकान आए तो देखा कि दफ्तर का ताला टूटा हुआ था। दफ्तर की अलमारी को तोड़कर नगद रुपये समेत कई सामान की चोरी हो चुकी थी। सुदीप्तो राय के अनुसार सामान और नगद मिलाकर तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा की चोरी हुई है। এসে দেখে দরজাটা খোলা খোলা মানে ভিতর থেকে চাপা আর কি। তো ওরা খেয়াল করেনি কি তালা নেই, ঢুকে দেখছে কোনো আওয়াজ নেই ভিতরে। তারপরে ওরা খেয়াল করে দেখে কি তালা ব্রেক করে ঢুকেছে, ফার্স্ট নোটিস করলো এটা। তারপরে যখনই ঢুকে দেখে যে নিচের আমাদের যেখানে গোডাউন আছে তালাগুলো একদম মানে তালা না ভেঙে একদম মানে শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে চলে আসছে। তারপরে নিচে এখন গোডাউনে কি করেছে ওটা দেখুন, স্টক অ্যাসেস না করলে কিছু বোঝা সম্ভব না। बाराबनी के पनूरिया ग्राम पंचायत में एक समारोह में विधायक विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। समारोह में पंचायत के करीब 500 छात्रों को जाति प्रमाण पत्र सौंपा गया। वहीं विधायक ने तीसरी बार विजय बनाने के लिए बाराबनी की जनता को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी के प्यार और आशीर्वाद है कि मैं फिर से आपके बीच हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह लोगों के विकास के लिए काम किया है, उसी के दम पर आज हमारी पार्टी जीती है। बाराबनी ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष असीत सिंह ने कहा कि सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों ने अच्छा काम किया है, जिससे हमें लोगों ने जिताया है। আমার চাওয়া পাওয়া যেটা ছিল, আমি মানুষের কাছে একটা চাইছিলাম যে আশীর্বাদ, এবং আমাকে সবসময় যেভাবে মানুষ পেয়েছে আমি ঠিক সেভাবে মানুষের কাছে আমি আশীর্বাদ মানে দু হাত ভরে পেয়েছি। আগামী দিনে যদি আশীর্বাদের হাত থাকে আর খুব খুশি, কারণ আমি বারাবণীতে এই প্রথম কেউ 3বার জিতল, এই ধরনের তৃতীয়বার বিধায়ক। এটা পুরোপুরি দিদির উপর। আমি নিজের কাজ করি, আমি প্রতিটা মিটিং মিছিলে করি, আমাকে যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটুকু কাজ আমি নিজের মতো করে করি এবং জীবন। कोरोना काल में रक्त की कमी के मद्देनजर पूरे शिल्पांचल में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज रानीगंज के कुंवर बाजार विवेकानंद सेवा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, कंचन तिवारी, दुबियोंदी भगत समेत कई लोग शामिल हुए। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि रक्तदान करने से तबीयत खराब नहीं होती है। उन्होंने सभी से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ CITU ने नियामतपुर पेट्रोल पंप के समीप प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू नेता अशोक सौ, दर्शन यादव, रफत परवेज, मोहम्मद जहांगीर,
सुजीत भट्टाचार्य मौजूद रहे। सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार जमकर निशाना साधा और उन्होंने विरोध जताया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कीमतों में कमी नहीं आई तो सीटू आंदोलन करेंगे। কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী 23 এবং 24। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে যে ইলেকশনের সময় যে ছলনা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের যে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলো আছে এরা এদেরকে চেপে রেখেছিল এবং ইলেকশনের পর দেখা গেল যে বিগত 2 মাসে 26 বার তেলের দাম বাড়লো এবং এই বিগত 2 মাসে খালি 6 টাকা 52 পয়সা পেট্রোলের দাম বাড়লো। এটা কি ধরনের নোংরামি? এটা কল্পনা করা যায় আজকে পেট্রোল ডিজেলে যেন সেঞ্চুরির কম্পিটিशन। आसनसोल रघुनाथ बाटी के शिव शक्ति क्लब में गोफ बन जाने से लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह इलाका भू धसान प्रभावित क्षेत्र में आता है। गांव में धसान की खबर पाकर पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने मंत्री मलय घटक और चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को घटना की जानकारी दी। সাড়ে 8টা 9টার সময় আমরা বসেছিলাম এইখানে, হঠাৎ করে দেখি এই জায়গাটা আওয়াজ করে একটা মানে ফাটল ধরে যায়। আগে থেকে বুঝতে পারি যে আওয়াজ করতে হালকা হালকা, তো সেই কারণে আমরা সতর্ক ছিলাম যে এই নিচে জায়গাটা হয়তো কিছু গর্ত আছে। সে জায়গাকালে আমরা বাইরে বসতাম, ভেতরে না গিয়ে বুঝতে জানার পর ক্লাবে তো অনেক তোমরা তো আড্ডা ফাড্ডা মারো, তাহলে এইখানে বসতাম। বসে থাকাকালীন আমরা 2-1 দিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম নিচে জায়গাটা মানে হাঁটা চলা করলে একটু আওয়াজ করতো। আওয়াজ করার কারণে আমরা একটু সতর্ক হয়েছিলাম। মানে নিচে কি কোনো মানে কেন ফাটল দেখা এইখানে নিচে সুইচ থাকার কারণে মানে কি অবৈধ খাদান ছিল না? सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में रानीगंज के बीडीओ और 2 स्कूल के प्रिंसिपलों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। संस्था की तरफ से तीनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और उत्तरी पहनाया गया। संस्था के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह वाधवा, सुनील गनेड़ीवाल और राजेश जिंदल ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में लगातार समाज सेवा में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले अधिकारियों को हम लोग निरंतर सम्मानित करते रहे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना पर धनबाद सीओ में इसका डर तनिक भी नहीं दिख रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के अपीलों के बावजूद गांव हो या शहर लोग बिना मास्क के घूमते देखे जा रहे हैं। जिला प्रशासन समय समय पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए लोगों से अपील के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना महामारी से निपटना संभव नहीं होगा। लोगों की बनती है, लोगों को अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत और सुरक्षा की अगर चिंता है तो उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और ये उनकी भलाई के लिए, उनके परिवार की भलाई के लिए है।
सभी व्यक्ति अगर अनुशासन पूर्वक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शुरू कर दे तो आई थिंक थर्ड वेव से हम लोग बच सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ा तो सख्ती इस्तेमाल की जाएगी, जैसा कि हम लोग सेकेंड वेव में सख्ती इस्तेमाल कर रहे थे। मास्क अप कैंपेन था, जहाँ पर हम लोगों को अस्थायी कैंप जो जैप ऑफिस में बनाए गए थे, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अविलंब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अस्थायी कैंप फिर से बनाए जाएंगे, फिर से मास्क अप अभियान शुरू होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।